गुड मॉर्निंग। नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस पर। कैसे हैं भाई आप लोग? प्रैक्टिस सेट एक हुआ था, ईमानदारी के साथ बताइए कितने लोगों ने सही सही सभी प्रश्न किए थे? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए और फिर से आज शाम को एक प्रैक्टिस सेट और देंगे, ठीक है? कल कुछ तकनीकी समस्या के कारण क्लास नहीं हुई थी, ठीक है? बिजली चमक रही थी तो सेटअप कंप्लीट नहीं रहा। चलिए, खैर मौसम आज भी ठीक नहीं, लेकिन शिक्षा जरूरी है, ठीक है? शुरू करें? चलिए फिर आज वाच्य परिवर्तन पढ़ते हैं। टॉपिक है वाच्य परिवर्तन, ठीक है? पहले समझिए वाच्य क्या होता है। क्रिया का रूपांतरण वाच्य कहलाता है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है, तथा क्रिया के लिंग, वचन और कारक किसके अनुसार परिवर्तित प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वाच्य कहलाता है, ठीक है? कहने का मतलब यह है कि क्रिया का परिवर्तन होगा और क्रिया के अनुसार ही प्रधानता चलेगी वाक्य में। किसकी प्रधानता होगी? कर्म की होगी कि कर्ता की होगी कि भाव की प्रधानता होगी? जब कर्ता और कर्म दोनों की प्रधानता नहीं होगी तो भाव की होगी, भाववाच्य, ठीक है? चलिए, वाच्य को ही अन्विति भी कहते हैं, अर्थात क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय, क्रिया द्वारा किए गए कार्य का विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं, ठीक? समझ में आ गया? परिभाषा समझ में आई? ठीक है। अर्थात अब ये तो वाच्य हो गया। वाच्य के दो प्राथमिक भेद हैं, एक कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य, अकृत्यवाच्य। अब अकृत्यवाच्य में भी दो पार्ट है, एक कर्मवाच्य, एक भाववाच्य। तो ज्यादातर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, भाववाच्य में परिवर्तन आता है, ठीक है? कर्त से चेंज होता है, ठीक? आगे चले। अकर्तृवाच्य को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। वे वाक्य जिसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो, भाववाच्य, तथा वे वाक्य जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो, कर्मवाच्य कहलाते हैं। ये दोनों अकर्तृवाच्य। वस्तुतः अध्ययन की दृष्टि से इन्हें तीन भागों में बांटा जाता है। अब कहीं आपको वाच्य के दो भेद, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, नहीं दिखाई देगा। जो भी कोचिंग, ट्यूशन, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, ज़्यादातर लोग बस यही सीधे सीधे बताते हैं कि वाच्य तीन प्रकार का होता है,
कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। लेकिन समझना जरूरी है कि एक कर्तृवाच्य होता है, एक अकर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है, और अकर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार नहीं बदलती। ठीक ना। तो अध्ययन की दृष्टि से 3 पार्ट में इसे साधारणतः विभक्त करते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। प्रयोग के आधार पर तीनों को क्रमशः एक 3 और नामों से बताया जाता है। कर्तृवाच्य में कर्तरि प्रयोग होगा, कर्मवाच्य में कर्मणि प्रयोग, भाववाच्य में भावे प्रयोग। ठीक, आइए एक एक समझते हैं कि कैसे कैसे चेंज होगा, कैसे कैसे क्या होता है। इसमें पहला कर्तृवाच्य, जब वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, अर्थात जहां पर क्रिया के द्वारा वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, तो वहां पर कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग वचन कारक कर्ता के अनुसार होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, गीता गाना गाती है, वह स्कूल जाता है। इन सब में आप देख रहे होंगे कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया। ठीक, अब नोट है, देखिए, कर्तृवाच्य में सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, कर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। कर्तृवाच्य का पता कौन और किसने प्रश्न से होता है। कौन पुस्तक पढ़ता है? मोहन। किसने पुस्तक पढ़ा? मोहन। ये प्रश्न करेंगे, उत्तर मिला, कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कर्तृवाच्य में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ता है, ये तो नहीं होगा। मोहन को पुस्तक, ये ने, को, से, में, ये सब नहीं आएगा, कारक चिन्ह नहीं आएगा। कारक चिन्ह वैसे हमने आपको पढ़ाया है। कारक चिन्ह क्या होते हैं आप जानते हैं, ये तो यहाँ बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कारक चिन्ह, वो पीछे कारक चिन्ह विभक्ति और कारक वाली क्लास देख लीजिएगा। चौथा नोट में है, क्या किसे किसको प्रश्न करने पर उत्तर मिलने पर सकर्मक क्रिया होगी अन्यथा अकर्मक। अब कर्तृवाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, तो आप ये प्रश्न कर लेंगे, क्या किसे किसको। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, कर्म है इसका मतलब पुस्तक। ठीक है, तो क्या किसे किसको ये प्रश्न करेंगे, उत्तर मिला सकर्मक क्रिया नहीं तो अकर्मक क्रिया। आइए सीधे दूसरे पर आते हैं। सेकंड है कर्मवाच्य। जब वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म हो, अर्थात जहां क्रिया के द्वारा वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, तो वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे महेश से पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन को खाना खिलाया जाता है, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता है। इस प्रकार से और उदाहरण हैं, जैसे राजा को भेंट दी गई, ब्राह्मण के द्वारा मंत्र पढ़ा गया। ठीक है, इतनी चीजें आती हैं इसमें।
ठीक है। अब इसमें नोट है कि कर्मवाच्य में केवल क्रिया केवल और केवल सकर्मक होती है। कर्तृवाच्य में हमने क्या बताया था कि क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक होगी। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से, को और के द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कौन कौन से कारक चिन्हों का प्रयोग होता है? से, को और के द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य का पता लगाने के लिए क्वेश्चन जो करेंगे वो प्रश्न है किससे, किसको, किसके। प्रश्न करिए, उत्तर मिलने पर कर्मवाच्य होगा। ठीक है। अच्छा, इस प्रश्न को ऊपर ट्राई कर लीजिए। किसको भेंट दी गई? राजा को। किसके द्वारा मंत्र पढ़ा गया? ब्राह्मण के द्वारा मंत्र पढ़ा गया। किसको खाना खिलाया गया? मोहन को खाना खिलाया गया। किससे पत्र लिखा जाता है? मुझसे। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है ना? कर्मवाच्य है। आइए भाववाच्य में चलते हैं। जब क्रिया का मुख्य विषय भाव हो तो वहां पर भाववाच्य होता है। क्रिया का मुख्य विषय भाव, तो वहां भाववाच्य होता है। जैसे राम से बैठा नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता। उससे खाया नहीं जाता। तो ये सब क्या है? भाववाच्य। ठीक है। नोट में देखिए, भाववाच्य में केवल क्रिया केवल अकर्मक होती है। भाववाच्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। भाववाच्य का पता लगाने के लिए किससे, कहां से आदि प्रश्न किया जाता है। अब यही प्रश्न कर लीजिए, भाववाच्य में किससे चला नहीं जाता है, किससे बैठा नहीं जाता है। उत्तर मिल रहा है। तो ये उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? भाववाच्य। किसी को कोई कंफ्यूजन? तुरंत पूछिए कंफ्यूजन हो तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब आइए, ये तीनों का कैसे परिवर्तन होगा इसका एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का कैसे कैसे परिवर्तन होता है। पहला नियम देखिए, कर्तृवाच्य में देखिए सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है। ये देखिए, सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होती है। तीनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। ये कर्ता के साथ से, को, के द्वारा, ये तीन कारक चिन्हों का प्रयोग होगा इसमें कर्मवाच्य में। भाववाच्य में कर्ता के साथ केवल से कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। कौन सा? से। ठीक है, समझ में आ गया? कौन प्रश्न से संबंधित है, यानी कौन करिए प्रश्न, कौन पता चलेगा? कर्तृवाच्य। किससे, किसको, किसके द्वारा प्रश्न करने से? कर्मवाच्य। किससे, कहां से प्रश्न करिए? भाववाच्य। ठीक। चौथा है इसमें, क्रिया के तीनों नियम प्रयोग हो सकते हैं। क्रिया के तीनों नियम अभी आगे बताते हैं आपको। क्रिया के तीनों नियम कौन सा है? वही
कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग, ये क्रिया के तीनों नियम हैं। इन नियमों को भी नीचे समझते हैं, मत परेशान न होइए, घबराइए। और इसमें तीनों नियम प्रयोग होंगे कर्तृवाच्य में, और कर्मवाच्य में इसमें केवल कर्मणि तथा भावे प्रयोग होगा, और भाववाच्य में केवल और केवल भावे प्रयोग का नियम संभव है। अब मन में कोलाहल मचा होगा कि ये क्रिया के तीनों नियम क्या हैं। तो क्रिया के तीनों नियम आइए आपको समझाते हैं। क्रिया के तीन नियम। पहला नियम क्या है? क्रिया सदैव कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है। क्रिया सदैव कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है। जैसे मोहन रोटी खाता है, सीता आम खाती है। दोनों वाक्यों में कर्ता की संज्ञा मोहन और सीता के अनुसार बदल रही है। भाई खाता है और खाती है, ये दोनों का परिवर्तन किसके अनुसार हुआ? मोहन और सीता के अनुसार हुआ। तो ये दोनों क्या हैं? संज्ञा हैं। तो कर्ता की संज्ञा के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया बदल रही है। ऐसे क्रिया के ऐसे प्रयोग को कर्तरी प्रयोग कहते हैं। ठीक। और कर्तृवाच्य में कर्तरी, कर्मणि तथा भावे तीनों प्रयोग होते हैं। क्रिया के तीनों नियम। आइए क्रिया का दूसरा नियम। ये पहला नियम हो गया, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतना अच्छे से बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा है, यदि कर्ता की संज्ञा के बाद कोई परसर्ग लगा हो तो क्रिया उनके उसके अनुसार न बदलकर कर्म के अनुसार बदलती है। समझ में आ रहा है? यानी इसमें कर्म के अनुसार बदल जाएगी। कब? जब कर्ता की संज्ञा के बाद कोई परसर्ग लगा हो। जैसे लड़के ने, कर्ता की संज्ञा के बाद ने लगा है, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ। लड़की ने का प्रयोग हुआ ना, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा? क्रिया किसके अनुसार बदलेगी? कर्म के अनुसार बदलेगी। कर्म क्या है? देखिए, लड़के ने रोटी खाई। क्या खाई? रोटी खाई। लड़की ने आम खाया। तो खाया और खाई दोनों क्रिया किसके अनुसार बदल रहा है? रोटी और आम के अनुसार। ठीक है। यदि वाक्य में परसर्ग लगा होगा, कारक चिन्ह लगा होगा कर्ता के साथ, तो हमेशा क्रिया किसके अनुसार बदलेगी? कर्म के अनुसार बदलेगी। ठीक है, कोई शक नहीं। चलिए आगे। और इसे क्या कहते हैं? कर्मणि प्रयोग कहते हैं। जब क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है तो उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। ये दूसरा प्रयोग है क्रिया का दूसरा नियम। तीसरा है, यदि कर्ता तथा कर्म दोनों के साथ परसर्ग लगा हो। कर्ता के भी साथ परसर्ग लगा हो और क्रिया कर्म के साथ, दोनों के साथ परसर्ग लगा हो, यानी दोनों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, तब कैसे बदलेगा? तो क्रिया दोनों के अनुसार नहीं बदलेगी और भाववाच्य में चली जाएगी। उसका केवल भाव से ही क्रिया परिवर्तित होगी कि उस वाक्य का भाव क्या है, तात्पर्य क्या है, उसी के अनुसार बदल जाएगी। ठीक है। ऐसी स्थिति में जब कर्ता तथा कर्म दोनों के साथ परसर्ग लगा हो तो ऐसी स्थिति में क्रिया तटस्थ हो जाती है। और क्रिया का तटस्थ रूप वही होता है जो अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन सर्वनाम के साथ भूतकाल में होता है। भूतकाल में कैसे होता है? एकवचन तो सर्वनाम के साथ उसने गाया, उसने खाया, उसने पिया, उसने सोया, उसने रोया, उसने हंसा, ये होता है। ठीक है, अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन सर्वनाम के साथ।
क्रिया जब कर्ता और कर्म के अनुसार न बदलकर तटस्थ रूप में आए तो ऐसे प्रयोग को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रयोग को क्या कहा जाएगा? भावे प्रयोग कहा जाएगा। जब कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं बदलेगी, तटस्थ हो जाएगी क्रिया, न हम चाइना की तरफ जाएंगे न अमेरिका की तरफ जाएंगे, तटस्थ हो जाएंगे। तब क्या हो जाएगा? भावी प्रयोग हो जाएगा, अपने भाव के अनुसार। अब वाच्य पर, ये तो हो गया वाच्य की इतनी चर्चा हुई, अभी मेन टॉपिक पर, मूल पर आए ही नहीं। अब मूल का देखिए, आप वाच्य परिवर्तन का नियम समझिए। नियम, पहला नियम देखिए, वाच्य परिवर्तन करते समय सर्वप्रथम यह देखना है कि वाच्य परिवर्तन के लिए दिया गया वाक्य किस वाच्य में है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य में है या भाववाच्य में है। पहले ये देख लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर वाक्य कर्तृवाच्य है तो उसको कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा, कर्मवाच्य का है तो उसको कर्तृवाच्य में होगा, भाववाच्य का किसमें बदलना है उसको ये समझना है। इसके लिए सबसे पहले वाक्य किस वाच्य में है इसको भी समझना जरूरी है। ठीक, दिया गया वाक्य कर्मवाच्य में है तो यह देखना है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। यदि दिया गया वाक्य कर्मवाच्य है, यानी क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही है, समझते रहिए, नहीं समझ में आ रहा है। यदि क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी तो कर्मवाच्य, और अगर कर्मवाच्य है तो उसमें भी देख लीजिए कि सकर्मक है या अकर्मक क्रिया है। दूसरा नियम यही कहता है। तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया सकर्मक क्रिया होने पर परिवर्तन में कर्मवाच्य में, सकर्मक क्रिया होने पर परिवर्तन कर्मवाच्य में, अकर्मक क्रिया होने पर भाववाच्य में परिवर्तन होगा। ठीक है, समझ गए? यदि सकर्मक क्रिया है तो उसको कर्मवाच्य में बदलेंगे और अकर्मक क्रिया है तो उसको भाववाच्य में परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर वाक्य जो जिसका हम परिवर्तन करना चाहते हैं। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य या भाववाच्य में परिवर्तन के लिए ये दो नियम हैं। ठीक है, पहला क्या कहता है? कर्ता की संज्ञा के बाद के द्वारा या से परसर्ग लगाना चाहिए। आपको पता है कर्तृवाच्य में कोई परसर्ग नहीं लगता है कर्ता के बाद, लेकिन कर्ता की संज्ञा के बाद अगर के या से द्वारा परसर्ग लगा दिए तो क्या हो जाएगा? वो उसका वाच्य परिवर्तन होगा। राम पढ़ता है, राम ने पढ़ा। ठीक, वाच्य परिवर्तन हुआ। ठीक तो ये पहला नियम है कि पहले से या के द्वारा या से परसर्ग लगा देना चाहिए। दूसरा, वाक्य की क्रिया के मध्य में जा प्रत्यय जोड़ने के बाद, जा प्रत्यय जोड़ने के बाद मुख्य क्रिया में भूतकालिक प्रत्यय आ ई ए, अंत में आ ई ए भी लगा देना चाहिए। अब उदाहरण में देखिए, जैसे उदाहरण में ये लिखा हुआ है, गीता रात भर जागती है। गीता रात भर जागती है, ये तो है कर्तृवाच्य में, क्योंकि गीता के बाद कोई परसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, और इसमें जागने की क्रिया जो हो रही है वो गीता के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, गीता के अनुसार लगी है, तो इसका परिवर्तन करेंगे। वाच्य परिवर्तन जब आएगा एग्जाम में तो ये कैसे करते हैं? गीता के द्वारा, पहला नियम कहता है कि के द्वारा या से परसर्ग लगाना चाहिए, तो लगा दिए, के द्वारा लगा दिए। उसके बाद क्या कह रहा है? जा, तो जा लगा दे रहे हैं वाक्य की क्रिया के मध्य में, क्रिया जागना हुआ। ठीक है, तो गीता के द्वारा रात भर जागा जाता है। ठीक है, लास्ट में ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो गीता के द्वारा रात भर जागा जाता है, इसका वाच्य परिवर्तन।
कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? दोनों नियम सूट कर रहे हैं इस पर। आगे चले। 5वां नियम कहता है वाच्य परिवर्तन में कर्ता तथा कर्म के स्थानों में भी परस्पर परिवर्तन किया जा सकता है। रामू पत्र लिख रहा है, रामू के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है या पत्र रामू के द्वारा लिखा जा रहा है, दोनों हो सकता है वाच्य परिवर्तन में। ठीक है, कहने का मतलब कि कर्ता तथा कर्म के दोनों के स्थान आपस में बदले जा सकते हैं। कर्ता के स्थान पर कर्म, कर्म के स्थान पर कर्ता। ठीक, ये 5वां नियम। 6वां नियम क्या कहता है? यदि कर्तृवाच्य भूतकाल का है, कर्तृवाच्य भूतकाल का है तो वाच्य परिवर्तन में जा प्रत्यय के स्थान पर गा प्रत्यय लगाए। जैसे माँ ने खाना बनाया, भूतकाल का है। अब इसमें आइए, इसको वाच्य परिवर्तन कीजिए। पहला नियम के द्वारा लगाएंगे आप, तो माँ के द्वारा खाना बनाया गया। जो बनाया उधर लिखा जा रहा है, जा प्रत्यय लग रहा था तो इधर गा लगेगा, बनाया गया। माँ ने खाना बनाया है, इसको परिवर्तन किया गया तो माँ के द्वारा खाना बनाया गया है। अब ये तो आपका रहा कर्तृवाच्य से परिवर्तन। और ठीक इसी प्रकार से जब वाच्य परिवर्तन में, इस 7वां नियम समझ लीजिए, 7वां हम अपने से बता रहे हैं कि यदि, अब ये तो कर्तृवाच्य से परिवर्तन हुआ कर्मवाच्य भाववाच्य में, लेकिन यदि भाववाच्य या कर्मवाच्य में है तो आप क्या करेंगे? ठीक इसी का उल्टा है। जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल रहा है तो वहां पर भी ठीक इसका उल्टा कर देंगे। जैसे पहला कारक चिन्ह हटा देंगे, कारक चिन्ह हटा देंगे। और दूसरा जो हम करते हैं जा गा प्रत्यय लगा रहे थे उसको हटा देंगे। उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए उल्टा आ गया कि माँ के द्वारा खाना बनाया गया, माँ के द्वारा खाना बनाया गया है, ये आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कारक चिन्ह है इसको हटा दीजिए, माँ है, माँ खाना बनाया तो इसको उतार दीजिए, खाना बनाया। ठीक है, अब ये जो गया है, गा अब्लिक जा प्रत्यय लगा है, तो इसको आप सीधे सीधे लिखिए, माँ ने खाना बनाया है या माँ खाना बनाई है। ठीक, सीधे सीधे ये जो जाता है, गया है, ये सब चीज़ें हट जाएंगी। तो ये इससे वाच्य में परिवर्तन हो गया। ठीक, ये भाववाच्य कर्मवाच्य में आएगा तो भी आप परिवर्तन कर्तृवाच्य में करेंगे। ये सीधे ये 6 नियम जो हैं इनका उल्टा हो जाता है उसमें। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपका आज वाच्य परिवर्तन हुआ समाप्त। वाच्य परिवर्तन समाप्त हुआ। ठीक, शाम को प्रैक्टिस सेट आएगा उसी टाइम पर। ठीक है।
8:30 PM पर आएगा प्रैक्टिस सेट। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़, फ्री क्लासेस, निःशुल्क कक्षा है, निःशुल्क कक्षाएं हैं, और लोगों को जोड़िए इस चैनल से, शेयर कीजिए, नए लोग सब्सक्राइब करिए। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। शेयर फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से करते रहिए आप लोग, FB, ठीक, शेयर कीजिए। और निःशुल्क कक्षाएं हैं, किसी को शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो विधितः गलत करता है, ठीक है, उसकी सूचना आपको हमें देनी है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।